हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं मिनी टेट संख्या 14, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है पीसीएस के लिए, ठीक है, और आरओ के लिए भी, ठीक है। तो इस क्लास को जो है बिल्कुल इन तक देखिए, मिस मत करिएगा। उससे पहले जो है आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो भी भाई बहन हैं उनको आपको फायदा हो सके, जो भी आपकी जानकारी में है। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। धैर्य बना के बैठिए। पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को राज्य की पहली सोलर सिटी यानी कि सौर शहर के रूप में विकसित करने की योजना है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की किस शहर को राज्य की पहली सोलर सिटी सौर ऊर्जा के रूप में विकसित करने की योजना है? लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर या सोनभद्र? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अयोध्या। राम मंदिर की वजह से काफ़ी चर्चा में यह शहर रहा है। तो जो है उत्तर प्रदेश सरकार इसको पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी। अच्छा, इसको सोलर सिटी बनाने के लिए जिम्मा किस कंपनी को दी गई है? तो वह दी गई है एनटीपीसी को, ठीक है। एनटीपीसी को जो है जिम्मेदारी दी गई है और 40 मेगावाट का, ठीक है, 40 मेगावाट का यहाँ पे 40 मेगावाट वाली क्षमता का यहाँ पे सौर ऊर्जा का संयंत्र बैठेगा। सरयू नदी के किनारे बैठेगा। कहाँ बैठेगा? सरयू नदी के किनारे जो है यह प्लांट बैठेगा, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए कि जो भारत में अगर कोई सबसे पहला सोलर सिटी बना है तो वो है आपका सांची शहर। कौन बना है? सांची शहर। जहाँ कहाँ पे है? ये एमपी में है, ठीक है, ये एमपी में है, याद रखना है। तो एनटीपीसी जो है को जिम्मा मिला है अयोध्या को सौर शहर विकसित करने के लिए। 40 मेगावाट वहाँ पे क्षमता वाला लगाया जाएगा और सरयू नदी के किनारे ये बैठेगा, ठीक है। और भारत का सबसे पहला जो है सौर शहर कौन सा है, सौर सिटी कौन सी है? वो है आपका सांची शहर। आगे बढ़ते हैं। जनगणना पे ये प्रश्न है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा जो है इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है। बिल्कुल सही है। जो भारत की जनसंख्या घनत्व है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। बिहार भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो भारत की जनसंख्या घनत्व के दोगुने से अधिक है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो भारत की जनसंख्या घनत्व के दोगुने से अधिक है। तो पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जान लीजिए कितना है। ये 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 829 व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या है? दोगुने से अधिक है उत्तर प्रदेश का। तो ये भी सही है स्टेटमेंट, ठीक है। गलत कौन सा है? ये जो देखिए, सिक्किम देश का सबसे विरल राज्य है। ये जो है स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। तो यही क्या हो जाएगा? यही उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्न कथनों पे क्या करना है? विचार करना है आपको, ठीक है। इसमें से कौन से कथन सही है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। मीठी बिरदारी परमाणु शक्ति केंद्र जो है गुजरात राज्य में प्रस्तावित था, ठीक है। कौन सा परमाणु केंद्र शक्ति केंद्र जो है गुजरात में प्रस्तावित था, इसको आपको बताना है कौन सही है, ठीक है। तो और देखिए, कोयंडा परमाणु शक्ति तेलंगाना राज्य में प्रस्तावित है। ग्वाल पहाड़ी और सौर ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में स्थापित है। चमेरा जलीय ऊर्जा संयंत्र जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है इसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही है। मीठी बरदारी परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात राज्य में प्रस्तावित था और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से प्रस्तावित था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से प्रस्तावित था।
कोयंडा परमाणु शक्ति केंद्र तेलंगाना राज्य में प्रस्तावित है? नहीं, ये तेलंगाना में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी, संयुक्त गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये हरियाणा गुरुग्राम में है। हरियाणा गुरुग्राम में है। और चमेरा जलीय ऊर्जा संस्थान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये सही है। तो इसमें जो है 1 और 4 सही है, बाकी दोनों गलत है। तो दोनों को मैं बता दिया हूँ कहाँ सही होगा। कोयंडा परमाणु केंद्र, शक्ति केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में है। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा जो है हरियाणा गुरुग्राम में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? देखिए, जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 है, ठीक है, जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 है, उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चूंकि आप पीसीएस का परीक्षा दे रहे हैं तो इतना जानना जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश का स्थान जो है पहले पे है, 15.72% की हिस्सेदारी है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद कौन आता है? उत्तर प्रदेश के बाद आता है राजस्थान, सेकेंड स्थान पे है। ठीक है, दूध उत्पादन में इंडिया में। ठीक है, उसके बाद आता है एमपी, उसके बाद आता है गुजरात, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखना है। तो पहले सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए, ये सूची सुमेलित करना है। जब सूची सुमेलित हो जाएगी उसके बाद जो है आप लोग आराम से उसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है भाई? संविधान का भाग 15 जो है संबंधित है वो है निर्वाचन से, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। संविधान का भाग 16 वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। संविधान के भाग 17 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके राजभाषा से। संविधान का भाग 18 ये किससे संबंधित है? ये है आपात उपबंध से। ठीक है, आपात उपबंध से संबंधित है। तो आशा है कि समझ में आया होगा। तो 1 का 4 हो जाएगा, यानी कि संविधान का भाग 15 जो है निर्वाचन से, 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से है, 17 जो है राजभाषा से, और 18 जो है किससे? आपात उपबंध से। 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, बी का 3, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको सही कुछ चूज करना है। देखिए, भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रजनन सर्वाधिक है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रजनन सर्वाधिक है। जो अभी रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या है? ये गलत है। ठीक है, भारत में जो है सबसे अधिक अगर प्रयोजन है कि प्रस्थान करते हैं, यानी कि जो ट्रांसफर होते हैं लोग बसने के लिए, चाहे जिस भी पर्पज से कर सकते हैं, वो जो है ग्राम से शहरी की तरफ नहीं, ग्राम से ग्राम, ग्रामीण से ग्रामीण की तरफ ही ज़्यादा है। ठीक है, ग्रामीण से ग्रामीण की तरफ ही ज़्यादा है। ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि लोग तो शहर की तरफ जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आया है रिपोर्ट उसके अनुसार ग्राम से ग्रामीण की तरफ ही जाते हैं। तो ये पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ग्रामीण से ग्रामीण प्रयोजन मुख्यतः महिला का प्रयोजन है, बिल्कुल सही है, ये सही है। मुख्यतः महिला का है, क्यों? क्योंकि विवाह जब होता है तो मुख्यतः महिलाएं जो है ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, तो जो ग्रामीण से ग्रामीण प्रयोजन होता है उसमें महिलाओं का ट्रांसफर जो है ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। तो दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको सही कथन बताना है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। ठीक है, तो देखिए, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है बता देखना है आपको। तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, बिल्कुल सही है। इंडियन ईयर बुक, ठीक है, इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार
भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। अगला पॉइंट क्या है? अदरक का सर्वाधिक भंडारण क्रमशः झारखंड एवं बिहार में है। अब यहाँ पे भंडारण की बात कर रहा है। देखिए देखिए, तो भारत में अदरक का जो सर्वाधिक भंडारण है वो कहाँ पे है? वो सर्वाधिक भंडारण जो है पहले तो सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। कितना परसेंट है? 41%। दूसरा कौन है? राजस्थान है। कितना परसेंट है? 28% है। तीसरा कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा है। उड़ीसा में कितना परसेंट है? 17%। जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हो रहा है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है, फिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 के अनुसार, ठीक है, व्यापार आयात निर्यात की सबसे बड़ी सहभागीदारी निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन है? ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्र में से आपको बताना है कि सबसे अधिक भागीदारी किसका है, सहभागीदारी किसका है। ठीक है, भारत के साथ यूरोपीय यूनियन, उत्तरी अमेरिका, आसियान या एशिया। तो उत्तर हो जाएगा आसियान की। एशिया का जो है सर्वाधिक भागीदारी है। ठीक है, अब देखिए एशिया के बाद पूर्वी एशिया है, आसियान है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, यूरोपीय, यानी यूरोपीय देश से सबसे कम है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से सबसे कम है। एशिया से और पूर्वी एशिया से देखिए, उसके बाद आसियान कंट्री है, तीसरे पे आसियान कंट्री है, और चौथे पे अफ्रीका है, पांचवें पे अमेरिका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑर्डर थोड़ा सा याद रखना होगा, लेकिन एशिया को बिल्कुल याद रखना है कि एशिया जो है सबसे अधिक व्यापार में, आयात निर्यात के मामले में सबसे अधिक बड़ा भागीदारी रोल करता है भारत के साथ। अगले पॉइंट पे आते हैं। इन कथनों पे सही कौन सा कथन सही है? नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और के साथ उभयनिष्ठ यानी कि साझा करता है। ठीक है, देखिए जो नेपाल की सीमा है वो जो है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और बिहार के साथ मिलता है। बिल्कुल सही है, और सही। उत्तराखंड हालांकि नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो भी इतना तो लिखा है ना कि हाँ भाई इतने लोग, गलत तो नहीं लिखा है कुछ। भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश का उभयनिष्ठ। देखिए जो भूटान की सीमा है वह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम के साथ है, पश्चिम बंगाल के साथ है, असम के साथ है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ है। ठीक है, एक मिनट। तो जो सिक्किम की सीमा है भूटान, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ है, लेकिन तो यहाँ जो है ये सही है, लेकिन क्या है, ये गड़बड़ है। एमपी जो है, एमपी से नेपाल की सीमा साझा नहीं होती है, तो पहला गलत है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सॉरी। तो ये ध्यान रखना है, ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ नेपाल और किसके साथ बनाता है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड, ठीक है, और उसके बाद बिहार तो है, ये लिखा ही है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है नेपाल। तो इतना याद रखना है बस। ये मध्य प्रदेश थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो याद रखना। दूसरा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा पारित कब किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा को पारित किया गया था जनवरी 22, 1946 में, जनवरी 22, 1947 में, जनवरी फरवरी 20, 1947 में, जुलाई 26, 1946 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कि भारत को एक संविधान चाहिए, इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? ठीक है, देखिए निम्न में से किसको नगरीय वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था या तृतीय अवस्था? तो देखिए ध्यान समझिए। देखिए समय के साथ शहरीकरण के स्तर में परिवर्तन को शहरीकरण कहा जाता है। ठीक है, शहरीकरण वक्र कहते हैं। अगर समय के साथ शहरीकरण का स्तर में परिवर्तन हो रहा है
उसको कहते हैं शहरीकरण वक्र। शहरीकरण वक्र समय के साथ जो शहरीकरण में परिवर्तन होता है। अच्छा, ये दो प्रकार का होता है, जे और इस प्रकार का। जो शहरीकरण वक्र होता है जे प्रकार का और इस प्रकार का होता है। देखिए, इस आकार को नाथन ने दिया है, इस आकार को नाथन ने दिया है। उनके अनुसार ये कहने का मतलब है कि तीन सिद्धांत तो होते हैं, ठीक है। आरंभिक अवस्था, त्वरित अवस्था और अंतिम अवस्था। आरंभिक अवस्था, त्वरित अवस्था और अंतिम अवस्था। तो त्वरित अवस्था जो है वह क्या है, द्वितीय अवस्था है। तो यही पूछ रहा था कि त्वरित अवस्था कौन सी अवस्था है। तो नार्थन के अनुसार द्वितीय अवस्था जो है त्वरित अवस्था है। तीन अवस्था होती है, आरंभिक, त्वरित और अंतिम। तो त्वरित क्या है, दूसरी अवस्था है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न पे आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, इस पे बात करनी है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसकी रचनाकार कौन है। रचना जो है बिष्ट रावत जी हैं। बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वाजपेयी द एक्सेंट ऑफ हिंदू राइट 1924-47, इसके कौन है, अभिषेक चौधरी। बिल्कुल सही है। नहीं पे काम करना है, माई लाइफ इज ए कॉमरेड, के शैलजा। बिल्कुल ये भी सही है। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, संजीव सन्याल जी, ठीक है। देखिए, इसके संजीव सन्याल नहीं है। संजीव सन्याल की एक फेमस बुक हुई है रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है, रिवॉल्यूशनरीज। उसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज के लेखक कौन कौन है, इसको देख लीजिए, ठीक है। डॉक्टर एपीजे ठीक है। एम जजीमा, ठीक है। डॉक्टर एपीजे एम जजीमा इसके लेखक हैं, जजीमा। और साथी हैं इनके, ठीक है, डॉक्टर वाई एस राजन। डॉक्टर वाई एस राजन, दो लोग मिलकर लिखे हैं इस बुक को। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई के डॉक्टर एपीजे एम जजीमा और वाई एस राजन, डॉक्टर वाई एस राजन। तो ये दो लोग लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। 2022 में जो टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, दर्जा प्राप्त जिसको हुआ है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, वह किस जिले में है। बहराइच में, चित्रकूट में, महाराजगंज में या ललितपुर में। तो वह जो है वह है आपका चित्रकूट में। कहाँ पे है, चित्रकूट में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें जो है सही कथन पे आपको टिक मारना है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्य का द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। देखिए, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है द्वितीय स्थान पर नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। किस पे है, प्रथम स्थान पे है। किस पे है, प्रथम स्थान पे। तो दूसरा गलत हो गया। उत्तर प्रदेश के चावल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, जबकि गेहूं के उत्पादन में इसका द्वितीय स्थान है। देखिए, चावल के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का देश में जो है प्रथम स्थान नहीं है, द्वितीय स्थान है। और गेहूं के उत्पादन में क्या है, गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान नहीं है, क्या है, प्रथम स्थान है। उल्टा लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, प्रथम चावल के उत्पादन में कौन है, चावल के उत्पादन में जो प्रथम है, चावल के यानी कि राइस के मामले में जो प्रथम है वो है आपका वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है नंबर 1 पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, प्रथम स्थान पे। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आपके, यहाँ पे गलत हो गए, खारिज हो गए। तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। सही सुमेलित है ये बताना है आपको, ठीक है। चाज, झाज, दोआब, चिनाब और ब्यास के मध्य, ठीक है। चिनाब और ब्यास के मध्य चाज, झाज, दोआब नहीं है, ये है चिनाब और झेलम के मध्य, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है आपको। चाज, झाज, दोआब जो है या झाज दोआब जो है चिनाब और झेलम के मध्य है। बारी दोआब सिंध और राबी के मध्य, ठीक है। तो बारी दोआब सिंध और राबी के मध्य नहीं है,
रावी और ब्यास के मध्य है। ठीक है, रावी और ब्यास के मध्य है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, रचना द्वाब जो है रावी और चिनाब के मध्य है, तो बिल्कुल रावी और चिनाब के मध्य, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। विष्ट द्वाब जो है रावी और सतलुज के बीच में है। ठीक है, रावी और सतलुज के बीच में नहीं है, ब्यास और सतलुज के बीच में है। कौन? विष्ट द्वाब। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सहतूत पे बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए भारत में मेघालय सहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, देखिए जो 21-22 के अनुसार भारत में जो है कर्नाटक सहतूत का सबसे बड़ा उत्पादक है, न कि मेघालय। कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक जो है सहतूत का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, देखिए भारत में झारखंड जो है टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सही कथन है। भारत में असम ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत में जो है असम ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। भारत में कर्नाटक जो है मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल गलत है। मूंगा का और ईरी रेशम दोनों का जो है असम ही है सबसे बड़ा उत्पादक। ईरी रेशम का और मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वो असम राज्य ही है। तो ये भी गलत हो गया। सही कौन भैया? सही है 2 और 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अनुसूचियों का मिलान करना है। ठीक है, और जब मिल जाएगा तो आराम से आप उसका आंसर कर लेंगे। 7वीं अनुसूची में क्या है बताना है। 7वीं अनुसूची में देखिए, 7वीं अनुसूची में है विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, विधायी शक्तियों का वितरण, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। 8वीं सूची में क्या है? 8वीं सूची में भाषा है। 9वीं सूची में क्या है? 9वीं सूची में जो है कुछ अधिनियमों का विमान्यकरण है। ठीक है, और 10वीं में क्या है? दल बदल के आधार पर निरर्हता है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है, तो याद रखना है 7वीं अनुसूची में जो है विधायी शक्तियों का वितरण, संघ, राज्य, समवर्ती सूचियां हैं। 8वीं में क्या है? भाषाएं हैं। 9वीं में क्या है? कुछ नियमों का विमानीकरण है। 10वीं में क्या है? दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 हो जाएगा। ए का 3 बी का 1, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मिल रहा है ए का 3 बी का 1। और डी का क्या था? डी का जो था दल बदल परिवर्तन, यानी कि डी का था वो था 2। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वाधिक सकल लंबाई पाई जाती है? यानी कि नेशनल जो हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, एनएच हैं, इनकी सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र है। ठीक है, यूपी जो है एनएच के मामले में यूपी जो है वो किस स्थान पे है? उस सेकेंड स्थान पे है। ठीक है, और राजस्थान जो है, राजस्थान किस स्थान पे है? 3rd स्थान पे है। और महाराष्ट्र किस स्थान पे है? वो 1st पे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में महाराष्ट्र 1st पे है, यूपी 2nd पे, राजस्थान 3rd पे है। इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है? समाप्त होता है। तो बस आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।